नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का सीएल एकेडमी के इस ऑनलाइन महामंच पर। जब हम लोग पढ़ रहे हैं सीईटी का जो पेपर हुआ था आपका हरियाणा सीईटी का सैटरडे वाले दिन, उसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं। और लगभग पिछले 4-5 सैटरडे से मैं आपको हरियाणा सीईटी के जो क्वेश्चंस पेपर दिए जा रहे हैं उसमें मैथ्स का जो क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके 15-12 जो भी क्वेश्चंस आते हैं उन सभी का एनालिसिस मैं आपको लगातार करा रहा हूँ। तो अभी भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे एनालिसिस से। 15 क्वेश्चंस आपके आए थे सैटरडे वाले दिन, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ध्यान से हर क्वेश्चन को देखना भाई, हो सकता है किसी क्वेश्चन को आपने तुक्के में या फिर किसी लेंथी तरीके से सही किया हो, तो उसका शॉर्ट सॉल्यूशन क्या होगा वो आपको सॉल्यूशन लास्ट तक देखने पे पता लगने वाला है। तो फटाफट से एक बार पहला क्वेश्चन देखें। आप सभी जितने भी लोग देख रहे हैं चीज़ों को शेयर करते रहेंगे साथ के साथ साथ। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा फास्ट रहेंगे हम लोग, क्योंकि जब मैं खुद फास्ट नहीं रहूंगा तो फिर आप कैसे एग्जाम में जल्दी आंसर निकाल पाएंगे। तो थोड़ा सा चीज़ों को समझना, कुछ बेसिक्स हमारे पहले से क्लियर होने चाहिए। थोड़ा बहुत हमें बेसिक्स आते होंगे तो डेफिनेटली हम लोग इन क्वेश्चंस को जो हमने सीईटी के अंदर दिए हैं और आगे भी जब भी आपका सीईटी का एग्जाम होगा नवंबर में, उसमें भी लगभग यही पैटर्न फॉलो होने वाला है। तो अच्छे से हर एनालिसिस को लास्ट तक देखिएगा। इससे पहले की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, सीईटी के जितने पेपर हुए लास्ट के 4-5 सैटरडे के दिन, तो उनका भी सॉल्यूशन मैंने आपको बताया है, वो भी विजिट कर लेना बाद में। पहले अभी हर 15 क्वेश्चंस के हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आपको देखना है एक बार। पहला क्वेश्चन, एक संख्या x को 289 से भाग देने पर, समझना बात को, एक संख्या x को 289 से भाग देने पर 18 शेष बचता है। r का मतलब रिमाइंडर, 18 बचता है। तो बोल रहा है उसी संख्या को यानी कि x को अगर मैं 17 से भाग दूं तो क्या शेषफल बचेगा। तो मुझे एक बात बताइए, 17 का भाग देने पे क्या शेषफल बचेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले चेक करो, 17 का भाग 289 में जाता ही नहीं जाता। 17 का भाग 289 में जाता है। 17 का भाग अगर 289 में जाता है तो सीधे 17 का भाग आप 18 में लगा दो। 18 में जब 17 का भाग दिया जाएगा तो रिमाइंडर आएगा 1, यानी कि 17 एकम 17, क्या बच गया, 1 बच गया। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। इतना सा क्वेश्चन था, मुश्किल से 2 से 3 सेकंड लगे। क्या किया वापस सुनिए, संख्या को 289 से भाग दिया, शेषफल 18 आ रहा है। उसी संख्या को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, तो 17 एकम 17, क्या बच गया, 1 बच गया। एक क्वेश्चन का आंसर है। एक बात का आप बेहद ध्यान रखना कि जब हम लोग डिवाइड करेंगे दूसरी संख्या से, तो दूसरी संख्या का भाग पहली संख्या में जाना बहुत जरूरी है। 17 का भाग 289 में अगर नहीं जाएगा तो हम लोग आंसर बोलेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइन। ये बात है जनरली लोगों को नहीं पता होती, बच्चों को नहीं पता होती। और अभी तो चलो ऑप्शन सिंपल से है, एक हमारा आंसर आ गया। मान लीजिए एक ऑप्शन होता ज्ञात नहीं कर सकते और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होता कि संख्या में 289 का भाग देने पर शेषफल 18 आ रहा है, तो उसी संख्या में 15 का भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। कुछ लोग क्या करेंगे, 15 एकम 15, 3 बच जाएगा, 3 ऑप्शन में मिल भी जाएगा, आंसर ला के आ जाएंगे। पर इस क्वेश्चन का आंसर आएगा सी एंड डी। सी एंड डी का मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइन, निर्धारित नहीं कर सकते। वजह क्या है इसके पीछे, वजह यह है कि 15 का भाग 289 में पूरा पूरा नहीं जाता है। तो इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखें। कभी एग्जामिनर आपके अच्छे से कॉन्सेप्ट चेक करना चाहेगा तो ऐसा क्वेश्चन दे देगा, और अगर वो खुश है आपको स्कोर बढ़ाने का मौका देना चाह रहा है तो ऐसे केस में फिर ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जैसा ये है। 17 का भाग दिया, 1 रिमाइंडर आ गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, उसका एरिया बताइए। समबाहु त्रिभुज होता है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, यानी कि जिसकी तीनों की तीनों भुजाएं क्या होती हैं, समान। ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई हमेशा बराबर होती है, हर एक एंगल 60 डिग्री का होता है। इतनी जानकारी आप सभी को है क्योंकि आप पेपर दे रहे हैं। इसकी ऊंचाई, ये इसकी हाइट मैंने मान ली, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी ऊंचाई हमेशा। ऊंचाई आपको दी गई है इसने 15। तो आपसे पूछा है एरिया बताइए, तो बिल्कुल बेसिक सी बात कि सर हमें एरिया निकालना है और आपको समबाहु त्रिभुज की क्या पता है, हाइट पता है, एरिया निकालना है। तो एरिया होता है आपका h²/√3, बस इतनी सी बात। h² का मतलब 15 का स्क्वायर 225/√3। √3 को नीचे से हटाना है तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा आपका 225 इंटू √3 बटे में √3 इंटू √3 कितना आ गया आपका, 3 आ गया। 3 से डिवाइड करें, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 75√3 वर्ग सेंटीमीटर, 75√3 स्क्वायर सेंटीमीटर आपका आंसर है, सी ऑप्शन। तो बस इतनी सी बात आपसे पूछी गई थी। समबाहु त्रिभुज की हाइट 15 है तो बताओ एरिया क्या होगा। तो हाइट के साथ साथ एरिया निकालना वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 3, ये देखिए, 2,30,000
243,000 को किस लघुत्तम, लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी संख्या से विभाजित किया जाए कि जो बचे वो एक पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब होना चाहिए। अब पूर्ण घन क्या होता है, जैसे कि 27 को मैं कह सकता हूं कि ये एक परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि ये किसका क्यूब है, 3 का। 64 जो है 4 का है, 125 जो है 5 का है, तो ये सभी क्या होते हैं, परफेक्ट क्यूब होते हैं। तो 243,000 को किससे डिवाइड किया जाए, तो आप 243,000 के अगर फैक्टर करेंगे तो 243 क्या होता है भाई, 243 जल्दी से बताओ तो एक बार क्या होता है। 243 होता है सर 3 की पावर 4, 1000 होता है 10 की पावर 3। अब 10 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, यही आ रहा है। 3 की पावर 4 तो 81 होता है भाई, 3 की पावर 5 आएगा, सॉरी एक सेकंड, यह आएगा 3 की पावर 5, कोई बात नहीं, अभी हमने सही कर लिया इसको। 3 की पावर 5 होता है 243, और फिर बचा 1000 10 का क्यूब है, 10 को ब्रेक किया मैंने 2 इंटू 5 में। अब मुझे अगर इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है, अगर मैं इसको बनाना चाहता हूं पूर्ण घन, तो देखिए कोई भी संख्या जो है ना परफेक्ट क्यूब तभी बनता है जब उसके फैक्टर करने पर जो नंबर्स आपको मिल रहे हैं उनकी घात 3 का मल्टीपल हो। इनकी जो पावर है ना वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो आप देखिए एक बार, 3 की पावर 5 है, 2 की पावर 3 है, और 5 की जो पावर है वो भी आपको कितना दिया हुआ है, 5 की जो पावर है वो भी आपको 3 दिया हुआ है। तो मुझे पावर को 3 का मल्टीपल बनाना है, तो सर ये पहले से 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है। 3 के मल्टीपल का मतलब पावर या तो 3 हो सकती है, 6 हो सकती है, 9 हो सकती है, 12 हो सकती है, 15 हो सकती है, पावर 3 का मल्टीपल होनी चाहिए ना। तो अब देखिए, अगर मैं 3 की पावर 2 से भाग दे दूं, 3 की पावर 5 है, 3 की पावर 2 से भाग दे देंगे तो 3 की पावर 3 बचेगा, पावर 3 का मल्टीपल हो जाएगी। तो किससे भाग दिया आपने, 3 के स्क्वायर, 9 से भाग दिया, तो 9 जो है क्वेश्चन का आंसर है। इसने भाग देने के लिए पूछा था भाई, विभाजित, विभाजित का मतलब भाग दिया जाए, तो भाग हम लोग किससे देंगे, 3 के स्क्वायर से। हाँ, ये गुणा करने के लिए कहता तो मैं केवल 3 का मल्टीप्लाई कर देता, क्योंकि 3 का मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाता, 3 की पावर 6 हो जाता। तो गुणा करने के लिए कहता तो 3 इसका आंसर होता, विभाजित भाग देने के लिए कहा है तो 3 के स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे, 9 क्वेश्चन का आंसर आएगा। 3 के स्क्वायर से डिवाइड क्यों किया भाई, 3 की पावर 5 को 3 की पावर 2 से बांटेंगे, 3 की पावर 3 बचेगा, और पावर 3 का मल्टीपल होना बहुत जरूरी है, तभी ये परफेक्ट क्यूब बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, फटाफट से पढ़ें एक बार। √5 प्लस √5 बड़ा है √2 प्लस √8 से। ऐसे आपको 3 स्टेटमेंट और दिए, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले, आपको बस ये देखना है कि इन संख्याओं का योग समान है क्या। देखो 5 और 5 10 होता है, 8 और 2 10 होता है, योग सेम है। 7 और 3 भी 10 होता है, 8 और 2 भी 10 होता है, 5 और 5 भी 10 होता है, 3 और 7 भी क्या होता है, 10 होता है, योग समान है। योग अगर समान होता है तो आपको डिफरेंस चेक करना होता है, जिसका जितना कम डिफरेंस है वो उतना बड़े संख्या होगी, जिसका डिफरेंस जितना ज़्यादा है वो उतनी छोटी संख्या होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कंपेयर कर लेता हूँ √5 प्लस √5 और √2 प्लस √8 को। तो आप कहेंगे सर यहाँ अंतर 6 का आ रहा है, यहाँ अंतर 0 का आ रहा है, अंतर 0 का आ रहा है, नहीं आ रहा। तो मैंने बताया अंतर जितना छोटा होगा संख्या उतनी बड़ी होगी, अंतर डिफरेंस जितना छोटा होगा संख्या उतनी बड़ी होगी। जो लोग इस क्वेश्चन को पहली बार देख रहे हैं, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स अपना सिलेबस खत्म कर चुके हैं उन्होंने डेफिनेटली ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं पर। हर एग्जाम्स के अंदर लगातार इस टाइप के पैटर्न्स पूछे जाने वाले हैं, और बहुत पुराना पैटर्न है, कोई नया पैटर्न नहीं है। अगर एडिशन सेम है, मैंने क्या बोला वापस सुनना, अगर एडिशन क्या है सेम है तो डिफरेंस पे फोकस किया जाता है। यहाँ अंतर 0 का आ रहा है, यहाँ अंतर 6 का आ रहा है, जितना छोटा अंतर होगा संख्या उतनी बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब सर 0 छोटा होता है, संख्या बड़ी है। तो पहला स्टेटमेंट यही तो लिखा हुआ है, पहला ट्रू है। दूसरा देखना, योग इसका भी 10 आ रहा है, इसका भी 10 आ रहा है, अंतर चेक करूंगा तो यहाँ अंतर 6 का है और यहाँ अंतर चेक करूंगा 4 का है। जितना अंतर छोटा होता है संख्या उतनी बड़ी होती है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है।
तीसरे स्टेटमेंट में फोकस करें तो यहां से डिफरेंस आ गया 0 का, यहां डिफरेंस आ गया 4 का, जितना अंतर छोटा संख्या उतनी बड़ी, तीसरा भी सही है। इसका मतलब ऑल एक्सप्रेशंस आर करेक्ट, यानी सारे के सारे एक्सप्रेशन जो हैं, सभी व्यंजक जो हैं वो सही हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन क्वेश्चन का आंसर आएगा। पूछा था कौन सा व्यंजक सही है, तो इतना सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़िएगा, 5वां। प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत। अब ये क्वेश्चन देखिए आपके करने वाले क्वेश्चन हैं। प्रथम 10 गिव द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो मैं लिख देता हूं प्रथम 10 अभाज्य संख्या कौन कौन सी हैं। कौन कौन सी अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या जो स्टार्ट होती है 2 से होती हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर दुनिया का 2 होता है, और 2 एकमात्र ऐसी संख्या भी है जो अभाज्य होने के साथ साथ सम संख्या है। 2 के अलावा कोई भी संख्या आपको ऐसी नहीं मिलेगी जो सम संख्या हो, इवन नंबर हो। फिर आगे जितने भी प्राइम नंबर मिलेंगे सारे ऑड मिलेंगे। तो आपसे कोई पूछे दुनिया का सबसे छोटा प्राइम नंबर, तो भी आंसर 2 आएगा। दुनिया की सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, तो भी आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 से स्टार्ट कर लेते हैं। 1 क्यों नहीं होता भाई? 1 जो होता है ना तो भाज्य होता है ना अभाज्य, ये बात सभी को पता है। तो 1 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि अभाज्य संख्या होने के लिए संख्या के 2 फैक्टर होने चाहिए। तो 1 का केवल एक ही फैक्टर होता है, वो होता है 1। तो कोई भी अगर प्राइम नंबर है, कोई भी अभाज्य संख्या है, उसके 2 फैक्टर आपको मिलेंगे। अगर 2 से कम है या 2 से ज्यादा है तो वो संख्या कभी भी अभाज्य संख्या नहीं होती है। 2 के बाद कौन है? 3, 3 के बाद 5, फिर 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गए भैया ना। 2 3 5 7 11, 9 नहीं होगा भाई। 9 को मत ले लेना फ्लो में, क्योंकि 9 में तो 3 का भाग जाता है, और जिसमें भाग चला गया वो विभाजित हो गया, और जो विभाजित हो गया वो भाज्य हो गया, जो भाज्य हो गया वो अभाज्य नहीं होगा। तो ये जो नंबर्स है ये 10 प्राइम नंबर है। चेक कर लें एक बार। 7 के बाद 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, 19 के बाद सीधे 23 आएगा, और फिर सीधे नंबर क्या आएगा? 29 आएगा। अब हमसे पूछा इसका औसत बताइए, तो इन सभी को जोड़ करके ना किससे भाग लगा दोगे आप? 10 से भाग लगा देना। सभी को जोड़ लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा, एडिशन जो भी आए 10 से डिवाइड कर देना, आपको औसत अपना मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 6वां क्वेश्चन देखिए। 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का जो औसत है, 1 सेकेंड, 11 संख्याओं का औसत, क्या दिक्कत है भैया? यही नहीं टिक रहा, बताओ। एक सेकंड, चलो। 11 संख्याओं का औसत 36 है, 9 संख्याओं का औसत 34 है। 11 संख्याओं का औसत अगर 36 है तो 11 संख्याओं का टोटल हो जाएगा 36 गुणा 11। 11 इंटू 6 66, 66 6, 11 तिया 33 और 6 कितना हो गया? 39, 396। देखिए 396 जो है 11 संख्याओं का टोटल आ चुका है। अब बोल रहा है उनमें से जो 9 संख्या है उनका औसत, 9 संख्याओं का औसत कितना है? 34 है। तो 9 संख्याओं का टोटल होगा 34 गुणा 9। 9 चौक 36, 86 3, 9 तिया 27 और 3 30, ये आ गया 306। 11 संख्याओं का टोटल 396, इनमें से 9 संख्याओं का टोटल 306। बाकी जो बचेगा शेष दोनों संख्याओं का टोटल होगा, ये बचेगा 0, 9 में से 0 गया 9, 90 जो है बाकी की दोनों संख्याओं का टोटल है। कौन कौन सी? 10वीं और 11वीं। तो 10वीं और 11वीं संख्याओं का जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 90 आ रहा है। आ रही बात समझ? अब सुनिएगा एक बार। ये बोल रहा है कि बाकी की जो 2 संख्या उनका अनुपात 2:3 है। तो 90 को क्या मैं 2:3 में बांट सकता हूं क्या? बाकी दोनों संख्याओं का अनुपात 2:3 है। तो 90 को अगर मैं 2:3 में बांटूंगा तो मुझसे पूछा गया लघुत्तम छोटी संख्या बताइए। छोटी संख्या सर 2 है। मेरे हिसाब से तो टोटल हो रहा है 5। 5 का मान मैं 90 मान सकता हूं, 1 का मान 18, तो 2 का मान कितना आ जाएगा? 36। और आप सभी इतने लोग पढ़े लिखे हैं कि 90 को 2:3 में बांट पाए। तो क्या किया हम लोगों ने? 36 संख्याओं का, सॉरी 11 संख्याओं का टोटल 11 इंटू 36, 9 संख्याओं का टोटल 34 इंटू 9, बचा हुआ डिफरेंस 90 आ रहा है। 90 को मैंने 2:3 में बांटा, तो छोटी संख्या जो आएगी वो 36 आएगी।
7वां क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, बाद में आप केवल हिंदी लैंग्वेज फॉलो करें फिलहाल। एक प्रकार के द्रव में 20% जल है, कोई लिक्विड है पहले प्रकार का, उसके अंदर वाटर यानी कि पानी 20% है। जो दूसरे प्रकार का मिक्सचर है उसके अंदर पानी कितना है, 35%। इसमें वाटर जो है 35% है। पहले प्रकार का मैंने हिस्सा लिया है 10, दूसरे प्रकार का मैंने हिस्सा लिया 4। दोनों को मिलाने के बाद नए मिक्सचर में पानी कितना होगा ये पूछा गया। दोनों को आपस में आप लोगों ने मिलाया, दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनेगा उसमें पानी कितना होगा। पहले वाले में पानी 20% है, दूसरे में 35 है। पहले वाली की 10 मात्रा काम में ली है, दूसरे वाली की 4 मात्रा काम में ली है, मिला दिया गया। मिलाने के बाद बताओ पानी का परसेंटेज कितना है। तो मैं क्या करूंगा, पानी 20% है ना, 10 हिस्सा काम में लिया है, 20 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। पानी कितना है, 35 है, 4 हिस्सा काम में लिया है, 35 इंटू 4 कितना होगा, 140 हो जाएगा। बटे में टोटल मिक्सचर, टोटल मिक्सचर से देखो यहाँ पे 100% होगा, बटे में टोटल आएगा ना 100% होगा। 100 इंटू 10 1000, यहां पे भी 100% होगा, 100 इंटू 4 400। बस यही आपका आंसर है। जोड़े जरा कितना आ रहा है, 200 और 140 कितना हुआ, 340, ये आ गया 1400। परसेंटेज में आंसर देना है, 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि परसेंटेज में आपको आंसर चाहिए। तो ये कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल होगा 7 बार, 2 से 17 बार, 170/7। 170/7 कितना होता है बताओ जरा, 7 दूनी 14, तो यह आ जाएगा 24 सही 2/7%। 24 सही 2/7। फटाफट से देख लीजिए एक बार, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहले वाले में पानी 20% है, दूसरे वाले में 35 है। पहले वाले का 10 हिस्सा, दूसरे वाले का 4 हिस्सा। तो मैं पहले पानी निकाल लेता हूं कि टोटल पानी कितना आएगा। 20 इंटू 10 200, 35 इंटू 4 140, बटे में आएगी टोटल क्वांटिटी। तो जो पहला मिक्सचर है उसमें 20% पानी है, तो टोटल तो 100% होगा। 100 का भी फिर 10 से गुणा करेंगे तो 1000 आएगा। यहां पे भी टोटल 100 होगा, 100 का 4 से गुणा करेंगे तो 400 आएगा। इंटू में 100 क्यों आ रहा है, परसेंटेज की वजह से सॉल्व किया हम लोगों ने। 24 सही 2/7 अपना आंसर है, क्योंकि 2 के ऊपर एक ही आंसर है 24। 3 बचेगा, 7 चौक 28, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट, एक संख्या में 30% की वृद्धि हुई, फिर 25% की कमी आई, फिर 25% की वृद्धि हुई। संख्या में कितने परसेंट की टोटल वृद्धि या कमी हुई है। पहले आपसे बोल रहा है 30% की वृद्धि। 30% कितना होता है, देखो दिमाग थोड़ा फास्ट चलना चाहिए। हम लोग एनालिसिस में जब भी आपको मैं पेपर का एनालिसिस कराऊंगा, आप ये मत मान के चलें कि हर चीज को बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा, क्योंकि इतना टाइम अगर हम लोग एग्जाम में लेंगे फिर दिक्कतें आएंगी। बेसिक से भी आपको पढ़ाया जा रहा है, यूट्यूब पर भी पढ़ाया जा रहा है, एप्लीकेशन पे भी पढ़ाया गया है, क्लासेस में भी आपको पढ़ाया जा रहा है। ये फिलहाल उन लोगों के लिए जिनके बेसिक थोड़े बहुत ठीक है, थोड़ा बहुत वो लोग पढ़ चुके हैं। स्पीड कैसे बनानी है उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं। 30% की वृद्धि हुई। 30% कितना होता है, 30% होता है आपका 30/100। 30/100 का मतलब 3/10। 30% को मैंने लिखा 3/10। 25% होता है आपका 1/4, फिर से 25% है, फिर से 1/4। 3/10 की वृद्धि हुई है, इसका मतलब पहले 10 था और अब 10 और 3 13 हो जाएगा। 25% की कमी आई है, पहले 4 था, कमी आ रही है, 4 में से 1 कम हो जाएगा 3। फिर से 25% की वृद्धि हो रही है, तो 25% का मतलब फिर से 1/4, तो पहले 4 था, वृद्धि हो जाएगी 4 और 1 5। तो आप ये कह सकते हैं कि सर पहले संख्या थी, आप आमने सामने कुछ कैंसिल हो रहा है तो उसको काट भी सकते हैं, जैसे कि 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 कैंसिल हो गया। नहीं भी करते तो भी कुछ नहीं होता, तो भी आपका आंसर आता, टाइम लगता पर आंसर तब भी आता। तो फिलहाल मैंने कैंसिल कर दिया, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 4 इंटू 4 16, 16 दूनी 32 और यहां 13 थी 39। तो मैं कह सकता हूं कि सर संख्या पहले 32 हुआ करती थी, संख्या पहले 32 थी, अब 39 हो गई है। वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है। आप कहेंगे सर 32 से 39 हुई है, कैसी बात कर रहे हो, वृद्धि हुई है, इंक्रीमेंट हुआ है। तो इंक्रीमेंट हमारा आंसर आएगा, कमी हमारा आंसर नहीं आएगा। ये ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया। इंक्रीमेंट कितने का हुआ, 7 का। किसके अंदर, 32 के अंदर। इंटू में कितना, 100। 4 अट्ठे 32, 4 से 25 बार। 25 इंटू 7 कितना आएगा, 175/8। तो ये लगभग 8 दूनी 16, एक बचेगा 15, लगभग 8 दूनी 16, अप्रोक्सीमेट 22% आपका आंसर है। सबसे जो क्लोज आंसर है, सबसे जो पास आंसर है 22%। क्वेश्चन ने भी कहा है निकटतम पूर्णांक में, नियरेस्ट आपको बताना था राउंड फिगर में, तो ये आपका आंसर आएगा 22%। ठीक है जी, चलिए क्या किया वापस सुन लो। 30% 3/10,
25% 1/4, 25% 1/4। कमी का मतलब क्या हुआ? कमी का मतलब हुआ कि पहले 4 था, 1 कम हो गया, 3 आ गया। वृद्धि का मतलब पहले 10 था, 10 और 3 13 हो गया। वृद्धि का मतलब पहले 4 था, 4 और 1 5 हो गया। बस इनका सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना होता है। अगर लगे आमने सामने कुछ कैंसिल हो रहा है तो काट लेना, नहीं भी काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तब भी आएगा। नवा क्वेश्चन देखो एक बार। एक वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य, कितना आसान सा क्वेश्चन है भाई। लाभ और विक्रय मूल्य यानी कि प्रॉफिट और एसपी का रेशो है 1:5। इसका मतलब मैंने 5 में बेचा, 5 में बेचने पर 1 रुपए का लाभ हुआ तो खरीदा आपने 4 में होगा। भाई जब आप 5 में बेच चुके हो, 1 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है तो खरीदा कितने में होगा? 4 में। तो आपसे पूछा गया विक्रय मूल्य और लागत मूल्य एसपी और सीपी के बीच रेशो बताइए। एसपी और सीपी के बीच, तो एसपी तो सर 5 है, सीपी 4 है, तो रेशो आएगा 5:4। जैसे आपसे रेशो पूछा गया है ना, उसी में आपको फॉलो करना है। विक्रय मूल्य और लागत मूल्य, तो पहले एसपी आएगा फिर सीपी आएगा। 5:4 अपना आंसर है। इसमें अगर 4:5 होता ऑप्शन में तो कुछ लोग हो सकते गलत कराते। अभी आपका आंसर आएगा 5:4, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 10। एक रेफ्रिजरेटर का लागत मूल्य 28,000 है। दुकानदार उस पर 20% की छूट देता है, 10% की हानि उठाता है, तो बताइए एमआरपी कितना है। कभी भी आपको एमआरपी और सीपी का अनुपात निकालना हो, और ये मेथड काफी क्वेश्चंस में काम आता है। एमपी और सीपी का मैं आपको रेशो निकालने बता रहा हूं। रेशो कैसे निकालते हैं? रेशो निकालते समय सीपी के नीचे लिखते हैं हम लोग डिस्काउंट, और एमपी के नीचे लिखते हैं प्रॉफिट या फिर लॉस का परसेंटेज। ये रेशो निकालना अभी तो देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तो आप 100 मान के कुछ भी और मान के आसानी से आंसर निकाल सकते हो। पर फिलहाल मैं आपको इसलिए सिखाना चाह रहा हूं क्योंकि आगे काफी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रेशो निकालने से बड़े आसान तरीके से सॉल्व होते हैं। तो एमपी और सीपी का रेशो निकालना है। डिस्काउंट कितना परसेंट है? डिस्काउंट 20 है, 20 के डिस्काउंट का मतलब 80 हो जाएगा। और हानि कितने परसेंट है? 10, 10 की हानि का मतलब 90 हो जाएगा। तो ये रेशो आपका आ गया भाई 9:8। अनुपात आपका आ चुका है 9:8। अब क्वेश्चन कह रहा है कि लागत मूल्य अगर 28,000 रुपए है, इसका मतलब 8 की जो वैल्यू है वो 28,000 रुपए है, तो बताइए 9 की वैल्यू क्या आएगी? एमआरपी कितना आएगा? 28,000 से कुछ ज्यादा ही आएगा। तो 28,000 से ज्यादा एक ही ऑप्शन है, 31,500। तो यही क्वेश्चन का आंसर आना चाहिए। फिर बाकी लोग भी चेक कर लीजिएगा भाई, है ना। 8 की वैल्यू आपको दी गई है। आपसे क्या पूछा है? आपसे ये पूछा है कि 9 का मान कितना आएगा, तो वो 9 का मान निकाला नहीं मैंने क्योंकि 28,000 से बड़ा आएगा। 28,000 से बड़ा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। बाकी आप चेक करेंगे तो 1 का मान निकालेंगे तो 8 या 24, कितने बचे? 4, 8 पंजे 40, 3500 इंटू में 9 करेंगे, 00 आना है। 9 पंजे 45, 5 4, 9 27, 4 31, बिल्कुल राइट आंसर है। 31,500 क्वेश्चन का आंसर आ गया। नेक्स्ट देखो 11। साधारण ब्याज की वह वार्षिक दर क्या होगी जिससे कोई राशि 16 सही 2/3 वर्ष में दुगनी हो जाती है? पता नहीं, जब भी आपको मैंने ऐसा ही पढ़ाता हूं स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड डे में, ये गुना वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको पढ़ाए जाते हैं। राशि कितने गुना हो रही है? दुगनी हो रही है। राशि जो है वो डबल हो रही है। तो राशि जब भी डबल होगी तो 100% से बढ़ेगी। कितने परसेंट से? 100% से। कोई भी संख्या अगर दुगनी हो रही है तो वो बढ़ेगी 100% से। कोई भी संख्या मान लीजिए 5 गुनी हो गई तो वो बढ़ेगी 400% से। कुल मिला के आपको एक कम करके 100 से मल्टीप्लाई करना होता है। 6 गुने का मतलब 500%, 8 गुने का मतलब 700%, एक लेस करके 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो डबल का मतलब होता है 100% से बढ़ना। ऐसा कितने समय में हुआ? ऐसा हुआ सर 50/3 साल में। तो कोई दिक्कत नहीं, 50 से 100 2 बार और 3 दूनी 6। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा आपका? 6% आएगा, जो कि सी ऑप्शन है। तो मान लीजिए 100% से पैसा बढ़ा। 100% से पैसा कितने वर्षों में बढ़ा? 50/3 वर्षों में। उसका भाग मैंने लगा दिया, 6% क्वेश्चन का आंसर आएगा। अगर टाइमिंग होता मान लीजिए 10 साल तो 100/10 करते, 10% क्वेश्चन का आंसर आता। फिलहाल आंसर आ रहा है 6%। क्वेश्चन नंबर 12। न्यूनतम कितने सालों में 19% की दर से, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई राशि दुगनी से अधिक हो जाएगी? मतलब डबल से अधिक होनी चाहिए, कम से कम डबल तो हो।
डबल से कम नहीं होनी चाहिए, डबल से ज्यादा होनी चाहिए। अगर रेट 19% है, कितने सालों में डबल से अधिक होगी? तो सुनिए, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहली बात, ये जो रेट आपको दी गई है ना 19, इससे अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत ज्यादा आपको टाइम लगेगा। इसको लगभग आप 20 मान के चलें, क्योंकि 19 और 20 में 19-20 का फर्क है। तो 19-20 का जब फर्क है तो आप इसको 20% ही मान लो। और 20 कितना होता है आपका? 1/5 होता है। आपके एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो डाटा ऐसा ही आएगा जो बिल्कुल जीरो के आसपास वाला डाटा हो सकता है आपको 31% दे दे। 31 को आप क्या मान लेंगे? 30 मान लेंगे। 19 को मैं क्या मान रहा हूं? 20 मान रहा हूं। 19 को मैं 20 मान के चल रहा हूं भाई। 20% का मतलब होता है 1/5, 20/100। 1/5 का मतलब पैसा पहला 5 था, 5 से कितना हो गया? 6 हो गया 1 वर्ष के बाद। दूसरे वर्ष के बाद फिर से 5 से 6 हो गया। तीसरे वर्ष के बाद फिर से 5 से 6 हो गया। कब तक ऐसे करते रहेंगे? जब तक कि पैसा डबल से ज्यादा ना हो जाए। तो देखो, अगर मैं 2 साल चेक करूं तो 2 साल में पैसा 5 × 5 25 से 6 × 6 36 हुआ है। 25 से कितना हुआ है? 36 हुआ है। 25 का डबल तो 500 होता है, सॉरी 50 होता है। 25 का डबल क्या होता है? 50 होता है। तो अगर 2 साल क्वेश्चन का आंसर होता तो 25 का डबल 50, 50 से ज्यादा आना चाहिए था, जबकि ये 36 ही आ रहा है। तो 2 साल में तो ऐसा नहीं होगा। चलो 3 साल की बात करें, 5 × 5 × 5 125 आ गया, आया 125। 6 × 6 × 6 216 आ गया। 125 का डबल होता है 250, तो लगभग 250 या 250 से ज्यादा आना चाहिए था, पर ये केवल 216 आ रहा है। 3 साल भी क्वेश्चन का आंसर नहीं है। 2 और 3 को गायब कर दो यहां से। अब बचा 4 साल। 4 साल से अगर आप चेक करेंगे तो 4 साल से लगभग डबल या उससे ज्यादा आपको डाटा मिल जाएगा। चेक कर लीजिएगा, 4 साल क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है जी, 4 साल कैलकुलेशन करनी है, किसी को विश्वास नहीं हो रहा है। 5 × 5 25, 5 × 5 25, ये तो हो गया 625। और ये कितना होगा? 6 × 6 36, 6 × 6 36, 36 का स्क्वायर। याद हो तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं है 36 50 से 14 कम है। 25 में से आप 14 माइनस करेंगे, 11 बचेगा। और 14 का स्क्वायर 196, तो ये आ जाएगा 1296। तो आप खुद देखिए, 625 का डबल होता है 1250, जबकि ये आ रहा है 1296। डबल से ज्यादा आ रहा है ना, तो डबल से ज्यादा आने में कितने साल लगे? 4 साल लगे। तो 19% से अगर हम कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो एग्जाम के हिसाब से 19% से कैलकुलेशन करने में जन्म लग जाएंगे। और हम चाहते हैं कि हमारा सिलेक्शन इसी जन्म में हो, और उस टाइम के अंदर अगर आपको करना है तो आपको अप्रोक्सीमेट वैल्यूज मानना पड़ेगा। और ये आइडिया कैसा लगता है? ये आइडिया लगता है पेपर देने से। शनिवार को जब हम लोग पेपर देते हैं, उनका एनालिसिस देखते हैं, तो हमको ये चीजें आइडिया लगती हैं, क्योंकि सपना तो आपको आएगा नहीं कि सर ये क्वेश्चन कैसे करना है। अब जिन लोगों ने जरूर सॉल्यूशन देखा उनको जरूर सपना आ सकता है कि 19 का सर ने बताया था 20 करना है, तो वो 20 करके आएंगे और 20 के हिसाब से लगभग आपका आंसर सेट हो जाएगा। 3 साल या 4 साल आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर 16 दिन में कर सकते हैं। क्लास का कराया हुआ क्वेश्चन है। ए और बी, ए और बी काम को कर सकते हैं 12 दिन में। बी और सी काम को कर सकते हैं कितने दिन में? 16 दिन में। तो मैंने इनका एलसीएम लिया, 12 और 16 का एलसीएम आया सर 48। तो यहां क्षमता निकल के आ रही है 4, और यहां क्षमता निकल के आ रही है 3। भाई डिवाइड करने के बाद क्या आती है? क्षमता आती है। इतना तो समय कार्य सबने पढ़ा होगा ना। 48 में आपने 12 का भाग दिया, कितनी बार गया? 4 बार। 48 में आप लोगों ने 16 का भाग दिया, कितनी बार गया? 3 बार। तो ए और बी की क्षमता 4, बी और सी की क्षमता 3। तो सुनिएगा एक बार, अब ये बोल रहा है कि सर ए ने काम किया 5 दिन। मैं काम करता हूं, ए की क्षमता को ए मान लेता हूं, तो 5 दिन में काम हो जाएगा 5A। बी ने काम किया 7 दिन, बी की क्षमता को मैंने बी मान लिया 7B। सी ने काम किया 13 दिन, सी की क्षमता को मैंने सी मान लिया 13C। और काम पूरा हो गया। काम पूरा मतलब टोटल वर्क, और टोटल वर्क क्या होता है? जो आप एलसीएम लेते हो। इस तरीके से काम करते हुए काम पूरा हो गया, तो सामने आपका जो डाटा आएगा वो आएगा 48। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने काम किया 7 दिन, और सी ने काम किया 13 दिन। अब देखिए एक बार क्या करना है। मुझसे पूछा गया कि बी उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता था। बी का समय पूछा है, तो बी का समय निकालने के लिए बी की क्षमता निकालना बेहद जरूरी है। बी की क्षमता मैं तब निकालूंगा जब हम लोग पहले इस डाटा को सॉल्व करेंगे।
तो देखिएगा एक बार, यहां एक काम कर सकते हैं, मुझे ए प्लस बी की वैल्यू पता है, तो क्यों ना इसका ए प्लस बी का जोड़ा बना लिया जाए। और जोड़ा बनने के लिए 7 को मुझे तोड़ना पड़ेगा 5 प्लस 2 में। 7 को मैंने किस में ब्रेक किया? 5 प्लस 2 में। और 5 बी बचेगा, क्योंकि भाई टोटल कितना है? 7 ही तो है। तो मैंने 7 को ब्रेक कर लिया इसमें 2 प्लस 5 में, और 2 तो हमने लिख ही दिया। एक सेकेंड समझना, बी जो है ब्रेक हो चुका है 5 प्लस 2 में, कोई दिक्कत नहीं है। अब सी किस में ब्रेक होगा? सी ब्रेक होगा 2 प्लस 11 में, जिससे कि हम लोग 2 कॉमन ले सकें। ये सब जो हम लोग ब्रेक कर रहे हैं वो इस तरीके से ब्रेक कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ कॉमन आपको मिल जाए। अब शुरुआत की जो दोनों संख्या हैं उनमें जरा बताना क्या कॉमन मिलेगा? 5 कॉमन मिलेगा, अंदर आएगा आपका ए प्लस बी। फिर 2 कॉमन मिलेगा, अंदर आएगा आपका बी प्लस सी। फिर 11C इक्वल टू 48। तो जल्दी से मुझे इतना बताइए ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है? ए प्लस बी की वैल्यू है 4। ए प्लस बी की जगह अगर मैं 4 यहां पे रखता हूं तो 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 4 हो जाएगा सर 20। उसके बाद बी प्लस सी का मान कितना है? बी प्लस सी का मान है सर 3। बी प्लस सी की जगह 3 रखते हैं तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, प्लस में कितना आएगा? 11C इज इक्वल टू कितना आ गया? 48। तो ऐसा करने से आपको सी की क्षमता पता लगने वाली है, और जैसी सी की क्षमता पता लगेगी, सी की एफिशिएंसी मैं यहां रख दूंगा, बी की क्षमता भी आपको पता लग जाएगी। तो पहले देखो सी की क्षमता कितनी आ रही है। 20 और 6 कितना होता है? 26 होता है। 48 में से 26 गया, 22 बचा। तो 11C का मान अगर 22 है तो सी का मान कितना आ गया? 2 आ गया। लगभग आपका क्वेश्चन खत्म हो चुका है। सी की क्षमता आप लोग निकाल चुके हैं, 2 आ रही है। सी की क्षमता अगर 2 आ रही है तो मुझे इतना पता है कि सर इन दोनों की क्षमता मिला के 3 है। अब आप कह रहे हो सी की क्षमता 2 है, तो फिर बी की क्षमता कितनी बची? बी की क्षमता बची 1, और मैं निकालना चाह रहा हूं कि बी को कितना टाइम लगेगा। और टाइम होता है कार्य बटे क्षमता। कार्य 48 है, क्षमता 1 है, 48 बटे 1 कितना आ गया? 48 दिन। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का आंसर था। पूरे सीईटी के पेपर में थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन था ये वाला जो समझने लायक था, और जिसको मैं ऑफलाइन क्लासेस के अंदर काफी बार पढ़ा चुका हूं। जिन्होंने पढ़ा है मुझसे समय कार्य, वो नोट्स पलट के देख लेना। अभी के अभी तुरंत ये क्वेश्चन ना मिले तो आप मुझसे कह सकते हो सर हमारी क्लास में तो आपने ये क्वेश्चन नहीं कराया। पर ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है आप एब्सेंट रहे हो पर मैं ये क्वेश्चन आपको ना कराऊं, ये पॉसिबल नहीं है। आप अच्छे से नोट्स को देखिएगा। क्वेश्चन 14, दो नलिकाएं एक्स और वाई एक टंकी को क्रमशः 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकती हैं। दोनों नलिकाएं एक साथ खोल दी जाती हैं, तो वाई को कितने मिनट के बाद बंद कर देना चाहिए? देखो एक्स 24 मिनट में टैंक भर सकता है, वाई 32 मिनट में टैंक भर सकता है। एलसीएम क्या ले भैया इसका? 8 दोनों में कॉमन आ रहा है, 96 इसका एलसीएम आ जाएगा 96। तो एक्स की क्षमता कितनी हो गई? 4, वाई की क्षमता हो गई 3, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई? 7। इतना तो हम लोग कर लेंगे। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि सर दोनों नलिकाओं को एक साथ खोल दिया गया। स्टार्टिंग में एक्स और वाई दोनों काम कर रहे हैं, और वाई को कितने मिनट के बाद बंद कर दें? मतलब कि हम लोग वाई को बंद करना चाह रहे हैं, तो वाई को बंद करना चाह रहे हैं, इसका मतलब एक्स कंटिन्यू चलेगा। एक्स और वाई को आपने स्टार्टिंग में ओपन किया, वाई को बंद कर दिया, एक्स कंटिन्यू चल रहा है, और ऐसा करने पर टंकी 18 मिनट में पूरी भर जाती है। टोटल जो समय है वो 18 मिनट है। 18 मिनट के अंदर टंकी पूरी भर जाती है। तो आप मुझे इतना बताइए, ऐसा कौन सा पाइप है बेचारा जो बिल्कुल शुरू से लेके लास्ट तक लगा पड़ा है टंकी को भरने में? शुरू से लेके लास्ट तक कौन है? एक्स है। एक्स जो है वो शुरू से लास्ट तक काम कर रहा है, तो एक्स 18 मिनट तक काम करेगा। तो एक्स 18 मिनट में कितना काम कर देगा? 18 चौक 72। भाई उसकी क्षमता कितनी है? 4 है। 18 मिनट तक लगातार काम करेगा, तो 18 इंटू 4 72 यूनिट काम हो चुका है। 96 में से 72 काम किसने किया? एक्स ने। बाकी काम किसने किया होगा? वाई ने। भाई कुछ समय तक तो चलता रहा, तो 96 में से अगर मैं 72 माइनस करता हूं तो ये आपका आ जाएगा 24। इस काम को वाई करना चाहता है, वाई की क्षमता 3 है, 24 बटे 3 कितना आ गया? 8 आ गया। इसका मतलब आप सर ये कहना चाह रहे हो कि वाई ने केवल 8 मिनट तक काम किया। बिल्कुल सही बात। वाई ने अगर 8 मिनट तक काम किया है तो 8 मिनट के बाद इस पाइप को बोल दिया गया कि आप बंद हो जाइए, आपकी आवश्यकता खत्म हो चुकी है। तो 8 मिनट के बाद बंद कर दिया गया वाई को। यही हम लोगों से पूछा गया। अच्छा, अगर ये पूछता कि वाई को बंद करने के कितने समय के बाद टैंक भर गया,
आप कहेंगे सर 8 मिनट बाद आपने वाई को बंद किया, टोटल लगे थे 18, 10 मिनट, उस केस में आंसर आता। अभी क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 8। और लास्ट क्वेश्चन देख लें एक बार फटाफट से, ये आपके सीईटी के पेपर का लास्ट क्वेश्चन था, अच्छे से पढ़िए। कोलकाता में एक यात्रा के दौरान एक टैक्सी 25% दूरी 50 की स्पीड से, 40% दूरी 40 की स्पीड से, शेष दूरी को 20 की स्पीड से तय करती है। पूरी यात्रा के दौरान औसत चाल कितनी रही होगी? मैं आपको बता देना चाहता हूं, जब भी किसी भी क्वेश्चन में एवरेज स्पीड, औसत चाल की बात चलती है, तो औसत चाल का एक ही बेसिक तरीका है, कुल दूरी बटे कुल समय। जब भी आपको औसत चाल निकालनी होती है, औसत चाल उपके होती है कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब कुल दूरी देखिए, आप एक काम करें, कुल दूरी को आप परसेंटेज में दिया हुआ ना सब कुछ, कुल दूरी को आप 100 मान लें, 100 किलोमीटर। तो पहला जो हिस्सा है वो है 50%, तो 100 का 50% कितना आएगा? 50 आएगा। 50 किलोमीटर की दूरी 50 की चाल से, समय क्या होता है? समय होता है दूरी बटे चाल। तो आप कहना चाह रहे हैं सर 50 किलोमीटर की दूरी 50 की चाल से, है ना। फिर 40% दूरी, 100 का 40%, 40, उसको किस चाल से? 40 की चाल से, तो 40 बटे 40। उसके बाद बोल रहा है कि शेष दूरी बचेगी सर 10 किलोमीटर, उसको किस स्पीड से? 20 की स्पीड से। तो आप बताइए औसत चाल क्या होगी? तो औसत चाल मैंने क्या बताया आपको? कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी मैंने मान ली 100 किलोमीटर, और समय निकालने के लिए अलग अलग हिस्से का आपको समय निकालना पड़ेगा। पहले हिस्से में कितना टाइम लगा, दूसरे में कितना लगा, और तीसरे में कितना टाइम लगा। और टाइम निकालने के लिए दूरी बटे चाल हम लोग काम में लेते हैं ना। तो सॉल्व कर लेते हैं भाई। ऊपर तो 100 आ चुका है, नीचे कितना आ रहा है देखिए, ये पूरा की पूरा एक बार कैंसिल होगा, ये भी एक बार कैंसिल होगा, और ये आधे बार कैंसिल होगा। एक और एक दो, दो और आधा कितना हो गया? 2.5, 2.5 आ गया। पॉइंट हटा 0, 25 चौके 100, 40 आ रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर ये उस व्यक्ति की औसत चाल है, एवरेज स्पीड। जो लोग पढ़ चुके हैं समय दूरी चाल, उनको पढ़ाया जा चुका है, वो लोग अच्छे से बातों को समझ सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है भाई, थोड़ा सा पेशेंस रखना, सॉल्यूशन देखना जरूरी है, जिससे कि आपको पता लगे कि सैटरडे के दिन कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए थे और किस तरीके से उनको एग्जाम में करना था। तो जितना हो सकता है आपको मैं कोशिश करूंगा बेसिक बताने की, पर थोड़ा सा मैं स्पीड का भी ध्यान रखना है। तो मैं ये कुछ चीज़ें मान के चलूंगा कि आपको लगभग बेसिक आते हैं, आपसे तो बस ये क्वेश्चन नहीं हुआ, तो वो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है वो मैं सॉल्यूशन के जरिए आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूं। तो जैसे इस क्वेश्चन में औसत चाल पूछी है, तो औसत चाल का मतलब होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अब फ्यूचर में कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपने सॉल्यूशन को ध्यान से देखा है, तो कम से कम समय दूरी चाल आपका चैप्टर जब भी होगा तब होगा, उससे पहले आप इस कैटेगरी क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो आगे भी आपको ऐसे एनालिसिस मिलते रहेंगे। पिछले किसी टेस्ट का आपको सॉल्यूशन देखना है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, हरियाणा सीईटी के नाम से मैथ्स के अंदर सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे, इससे पहले जो भी 3-4 पेपर सैटरडे के दिन हुए। थैंक यू सो मच।